चलिए बेटे ध्यान दीजिएगा। तो हमारा जो अब यहाँ पर अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज वेव ऑप्टिक्स। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर आपको याद होगा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था जो ऑप्टिक्स ब्रांच है उसको दो हिस्सों में बांटा गया। जैसा कि लाइट किस तरह से प्रोपोगेट करता है, आगे किस तरह से बढ़ता है, इसको लेकर साइंटिस्ट लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहा। कोई मान के चलता है कि लाइट पार्टिकल की तरह आगे बढ़ता है, जैसे कि हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में देखा था। हम लोग ने सीक्वेंस को थोड़ा बिगाड़ा है, आपको याद होगा, हमने थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स वाला पार्ट पहले ले लिया। तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, ये सब चीज़ों में जो आपने नोटिस किया होगा, लाइट को मैंने एक पार्टिकल की तरह मान के चला, जिसको नाम का दिया था मैंने फोटोन या क्वांटम, है ना। बाद में मैंने कहा कि ठीक है चलो, मगर ऐसा है कि ये जो बात लोगों ने, साइंटिस्ट ने बोला कि लाइट फोटोन की तरह है, पार्टिकल की तरह है, फोटोन है, एक सेट ऑफ एनर्जी के पैकेट है, ये ठीक है, अच्छा है। कई सारे ये बातों को मानकर कई सारी बातें प्रूव हो रही थी, मगर कई सारी चीज़ें थी, जैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कैसा होगा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होगा, ये कई सारे कॉन्सेप्ट थे आगे जो हम देखने वाले हैं। तो वो थेरीज इन बातों को प्रूव करके नहीं बता पा रही थी, वहां अटक जा रहे थे वो। तो अब हमने ये देखा कि अगर हम लाइट को वेव मान के चलें तो वो चीजें सारी के सारी जो वो नहीं सुलझा पा रहे थे, वो जो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे प्रॉब्लम, अगर लाइट को तुम वेव मान के चल रहे हो तो हाँ भैया वो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही। अगर पार्टिकल मान के चल रहे हो तो प्रॉब्लम जैसे कि वैसे ही रह रही। तो अब क्या करें? तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या करे भाई, है ना, ऑप्टिक्स के दो ब्रांचेस बना दिए उन्होंने। एक का ब्रांच का नाम दे दिया उन्होंने वेव मैकेनिक, और दूसरा का नाम दे दिया क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्या करता है, लाइट को एक फोटोन यानी पार्टिकल नेचर मान के चलता है। वहीं वेव मैकेनिक्स क्या करता है, लाइट को एक वेव मान के चलता है। वो मान के चलता है कि लाइट क्या है, वेव है, और उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करके सब कुछ सॉल्व करता है। हमने अब तक के जितने भी चैप्टर्स देखे लाइट से रिलेटेड जो था, ड्यूअल नेचर, एटम, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर, दे ऑल बिलोंग टू क्वांटम मैकेनिक्स ब्रांच, है ना। मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मॉडर्न फिजिक्स? बिकॉज दोज जो एस्पेक्ट्स हमने जो स्टडी किए, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स, वो 1900 के बाद के हैं। अब यहां हम लोग आते हैं वेव मैकेनिक पे। ऑफ कोर्स आपको समझ में आया होगा कि यहां पर लाइट को वेव मान के चला जाएगा, और इसमें दो आपके चैप्टर्स आते हैं। एक आता है रे ऑप्टिक्स और एक आता है वेव ऑप्टिक्स। ओके, रे ऑप्टिक्स बेसिकली क्या है, ज्योमेट्रिकल स्टडी है आपके लाइट का, कि लाइट यहां से आ रही है, उसके बाद कहां जाएगी, कहां पर इमेज बनाएंगे, उसके बारे में स्टडी है, वो बहुत कुछ खास नहीं है, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स थोड़ा सा इन डिटेल है लाइट के बारे में, वेव नेचर को स्टडी करने की कोशिश की गई है वेव ऑप्टिक्स में। और ऐसा है कि स्टेट बोर्ड में वेव ऑप्टिक्स है, ओपन कर दो, स्टेट बोर्ड में वेव ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स नहीं है। तो इसी वजह से, क्योंकि स्टेट बोर्ड में वेव ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स नहीं है, तो मैं पहले वेव ऑप्टिक्स ले रहा हूं, ताकि जो स्टूडेंट्स बोर्ड की तैयारी के अंदर थोड़ा सा हसल में है कि भाई मुझे जल्द से जल्द जाना है कहीं और, है ना, बैक टू द टाउन जाना है, रे ऑप्टिक्स आप मैं कर लूँगा, ऑनलाइन कवर कर लूँगा या जो भी हो, तो इसीलिए मैं वेव ऑप्टिक्स पहले ले रहा हूँ, फिर उसके बाद रे ऑप्टिक्स लूँगा विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो अब ऐसा है कि चलो हमारे इस टॉपिक पे आते हैं हम लोग। आज जो हमारा है टारगेट, वेव ऑप्टिक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं ओवरऑल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 7 टॉपिक्स में बटा हुआ है। इंट्रोडक्टरी पार्ट है, हाइजेंस प्रिंसिपल है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्लेन वेव्स यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल है, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स है, एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट है, रिफ्रैक्शन पोलराइजेशन। ये दो आपको लग रहे होंगे छोटे, थोड़े से ये डिटेल है, ज़्यादा बड़ा है टॉपिक ये दो वाला, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 दिन लग जाएंगे एक एक टॉपिक में। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारा टारगेट है। मैं कोशिश करूंगा आज 10.3 तक कवर करने की, देखते हैं आज कवर हो पाता है कि नहीं, कोशिश तो रहेगी। लेट्स गो फॉर इट। तो इंट्रोडक्शन में जो मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को लेकर चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हम देखें इन द ईयर 1637, अगर मैं बात करूं द ईयर 1637, डिस्क्रेटिस, स्पेलिंग में एक बार देख लूं, डिस्कार्टस, सॉरी माय मिस्टेक, डिस्कार्टस नाम के जो एक साइंटिस्ट थे,
डिस्कार्टस, उनका नाम का एक जो साइंटिस्ट था, उन्होंने कहा था कि लाइट जो है जो प्रोपोगेट करता है आगे, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में प्रोपोगेट करता है और उन पार्टिकल्स को हम लोग नाम देते हैं कॉर्पस्कल्स, है ना। उनको क्या नाम दिया जाता है? कॉर्पस्कल्स। तो एक्चुअल में डिस्कार्टस इन द ईयर 1637 उन्होंने ये पहली बार कहा कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में ट्रैवल करता है और छोटे छोटे पार्टिकल को क्या कहते हैं? कॉर्पस्कल्स। यही जब कॉर्पस्कल्स हमारे आंखों में एंटर होता है तो हमें लाइट को सेंसेशन, लाइट का सेंसेशन होता है। जैसे आप इंजेक्शन लेते हो, जब इंजेक्शन जो सुई है आपकी बॉडी में एंटर होती है, आपको सेंसेशन फील होता है उसका, है ना। बोलेंगे सच अमेजिंग फीलिंग, है ना। तो वो भाई जो भी है, तो वहां पर हम लोग उसको फील कर पाते हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फॉरेन ऑब्जेक्ट है जो बॉडी में एंटर हो रहा है। वैसे किसी को अगर आप आंखों पे ऐसा लाइट मारते हैं तो थोड़ा सा बेचैनी होती है। तो भाई साइंटिस्ट लोगों का कहना था कि भैया वो तो कॉर्पस्कल पार्टिकल्स है जो हमारे आंखों के अंदर एंटर होते हैं, इसीलिए बेचैनी होती है, प्रॉब्लम जाती है। ओके चलो ठीक है, मान लिया। अब ऐसा है कि यही थ्योरी को, कॉर्पस्कल्स की थ्योरी को न्यूटन साहब ने अपनी बुक में पब्लिश किया, है ना। आई थिंक दिस वॉज इन द ईयर 1675, नॉट वेरी श्योर अबाउट द ईयर बट आई थिंक सो। तो उनकी बुक का नाम था ऑप्टिक्स, यही नाम से था उनका, स्पेलिंग यही थी कि था उसमें। तो उनकी बुक का नाम था ऑप्टिक्स और उसमें उन्होंने इस थ्योरी को पब्लिश किया। तो इसी वजह से क्या है, हालांकि मेन थ्योरी तो किसकी थी? वो डिस्कार्टस की थी, मगर न्यूटन साहब ने उसको थ्योरी को पब्लिश किया अपनी बुक में। तो एक थोड़ा सा मिसनॉमर जैसा कह सकते हो, कई लोग ये मान के चलते हैं कि ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी न्यूटन ने दिया और इसीलिए उसको कहा जाता है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। असल में देखा जाए तो न्यूटन साहब ने सिर्फ कॉपी किया था, है ना। डिस्कार्टस की थ्योरी को कॉपी करके बुक में पब्लिश किया था और फिर उसके नाम से वो चल गया आपका न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। अब ये नो डाउट न्यूटन साहब का नाम काफ़ी मशहूर है, फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है उनको। उन्हें बहुत सारे चीज़ों में कंट्रीब्यूशन दिया है। आपने तो नोटिस किया होगा, हम जो जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ न्यूटन साहब का नाम आ ही जाता है ना। हर जगह घुमा फिरा गया न्यूटन्स, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ये, न्यूटन्स लॉ ऑफ ये। तो भैया ऐसा है कि न्यूटन साहब का बहुत बड़ा योगदान है फिजिक्स में, तो उनकी बात को नकारा नहीं जा सकता। मगर इस कॉर्पस्कुलर थ्योरी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, ढेरों प्रॉब्लम भरे पड़े थे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो लाइट है क्या, इसको हम लोग एक एक बात को समझने की कोशिश करेंगे। उनका ये कहना था कि भैया लाइट जो है ना, एक छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह है जिनका एक डेफिनेट शेप, डेफिनेट साइज होता है। ओके, थोड़े से इलास्टिक इन नेचर होते हैं, है ना। इलास्टिक जब किसी चीज़ पे टकराएंगे तो टकरा के वापस आ जाता है ना, वैसा तो इलास्टिक इन नेचर होता है। फिर पूछा गया ये जो अलग अलग लाइट के जो कलर्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं? तो उनका ये कहना था दे आर ड्यू टू डिफरेंट साइजेस एंड मासेस ऑफ द कॉर्पस्कल्स। ये जो कॉर्पस्कल्स जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके अलग अलग साइजेस और मासेस की वजह से ये अलग अलग कलर्स होते हैं। उनसे पूछा गया लाइट का रिफ्रैक्शन क्यों होता है? रिफ्रैक्शन मालूम है ना, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना रास्ता बदलती है। तो उनका ये कहना था कि जो आपके रेयर मीडियम्स होते हैं वो लाइट के पार्टिकल्स को यानी कॉर्पस्कल्स को अट्रैक्ट करते हैं, इसी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। उनसे कहा गया लाइट का रिफ्लेक्शन क्यों होता है, स्मूथ सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट क्यों करता है? उन्होंने कहा वो जो कॉर्पस्कल्स होते हैं ना, सॉरी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं ना, वो कॉर्पस्कल्स को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ये सब कुछ आइडियाज़ उनको आया और ये जो आइडिया उन्होंने निकाला था एक बेसिक से उस कॉन्सेप्ट से निकाला था, वो था रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। बोले समझा नहीं कैसा? अब अगर मान लो 3 कार्डबोर्ड रखते अपन, 3 कार्डबोर्ड रखो, बीच के 2 कार्ड जो पहला और दूसरे कार्डबोर्ड में छेद करो एकदम एक ही लाइन में, और तुम वहां से पहले कार्डबोर्ड से लाइट मारो। तो पहले कार्डबोर्ड के पीछे से तुम लाइट मारेंगे तो पहले कार्डबोर्ड के होल से लाइट निकलेगा, दूसरे कार्डबोर्ड के होल्स को पार करेगा और फिर तीसरे कार्डबोर्ड जो स्क्रीन मान के चल रहे अपन उस पर जाके वो हिट करेगा, है ना। तो तुमको वहां पर इसका स्पॉट नजर आएगा लाइट का। अगर मैं बीच वाले कार्डबोर्ड को हल्का सा हटा दूं तो अब क्या होगा? अब तीसरा कार्डबोर्ड जो कि स्क्रीन है मेरा, तो क्या वहां पर लाइट का स्पॉट नजर आएगा क्या? हाँ। तो इन्होंने कहा, जो आपके डिस्कार्टस साहब या न्यूटन साहब को बोल लो आप, कि तो सिंपल सी बात है, वो पार्टिकल थे सीधे सीधे जा रहे थे, उनको रास्ता जब तक मिल रहा था वो जा रहे थे, थर्ड स्क्रीन तक पहुंच गए थे। जैसे ही तुमने हल्का सा सरका है वो रास्ता बंद हो गया, अब उनको आगे जाने के लिए जगह नहीं मिली और इसी कारण से वो रास्ता ब्लॉक हो गया। सिंपल सी बात है। तो कोई तुमसे अगर पूछा जाए
कि कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट किस बेसिस पर प्रूफ की गई या किस बेसिस पे रिप्रेजेंट की गई, उसका बुनियाद क्या था? तो उसका बुनियाद था रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इसका बेस क्या था? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट रेक्टिलिनियर मतलब सीधा सीधा स्ट्रेट, तो लाइट का जो स्ट्रेट ट्रैवलिंग होता है, सीधा ट्रैवलिंग होता है, उसको ध्यान में रखते हुए, है ना, उसको सोचते हुए ये थ्योरी को रिप्रेजेंट किया गया था, ये थ्योरी को बनाया गया था। तो आपने देखा ये थ्योरी ने क्या क्या बातें बोला कलर के बारे में, क्या क्या बातें बोला रिफ्रैक्शन के बारे में, क्या क्या बातें बोला रिफ्लेक्शन के बारे में, मगर ये थ्योरी के साथ बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आ गए, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आए। सबसे पहला प्रॉब्लम, ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बोलिए ये क्या भला है? अब देखो ये कांच जो कि ऊपर का नजर आ रहा है ट्रांसपेरेंट है पूरा, अगर मैं क्रॉस उसको ऐसा लाइट मारूंगा, नो डाउट लाइट आर पार जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा, वो दीवार पे उधर साइड में स्पॉट बनेगा, मगर तुम अगर गौर से देखोगे तो नोटिस करोगे हल्का सा रिफ्लेक्शन भी हुआ है, हल्का सा रिफ्लेक्शन भी हुआ है, हल्का सा लाइट उधर भी आया है। मतलब मान लो 90% लाइट आर पार चला भी गया, 10% भले ही लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर आएगा। तो भैया आप सवाल करो डिस्कार्टस साहब से या न्यूटन साहब से, तुमने कहा कि ट्रांसपेरेंट सरफेस क्या करता है? नहीं, अट्रैक्ट। ट्रांसपेरेंट सरफेस लाइट को क्या करता है? अट्रैक्ट। रेयर मीडियम है ना, तभी तो लाइट आर पार चले जाता ना। मगर ये जो 10% लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ था वो क्या, कहाँ हुआ था? बताओ कैसे हुआ था, बताओ तो भाई बताओ। तो भैया वहाँ तो अटक गए जनाब, है ना, ये तो प्रॉब्लम हो गई। बोले अरे यार कोई चीज़ एक साथ दो काम नहीं कर सकती, एक तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, है ना। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। सेम चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो भैया होगा क्या? एक तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन हो, दोनों एक साथ हो सकता है क्या, है ना। ये बोले अट्रैक्ट भी कर रहा रिपेल भी कर रहा, ये पॉसिबल है क्या? नहीं, साइंस में तो पॉसिबल नहीं। तो भैया यहां पर हम लोग देखा जाए तो ये साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है कि अट्रैक्ट भी कर रहे रिपेल भी कर रहे। तो भाई बात सीधी सी पूछ ले, भाई बता ये अट्रैक्ट कर रहा है कि रिपेल कर रहा, तू सीधा क्लियरली बोल दो, क्योंकि लाइट का तो रिफ्रैक्शन के साथ साथ रिफ्लेक्शन भी होते हुए हमने देखा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट पहला क्वेश्चन मार्क आया, ये यहां पर गड़बड़ हो जा रहा है। दूसरी बात जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, बहुत ज्यादा गंदी बात थी, जो न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी ने कहा था, वो ये कह दिया था कि जो लाइट के रिफ्रैक्शन को उन्होंने समझाया था, नो डाउट कि कैसे वो ये सारे बताया, उन्होंने पार्टिकल्स बताया, रास्ता बदलते अपना ये बताया, बताते बताते उन्होंने ये भी बता दिया कि लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में ज्यादा है, रेयरर मीडियम में कम है। अब कितना बड़ा फॉल्ट है ये सोचो, है ना, कितना बड़ा वो फॉल्ट है ये कि ये डेंसर मीडियम में ज्यादा लाइट की स्पीड। हालांकि आज हम लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, है ना, और डेंसर मीडियम में कम होगी। इन द 1820 आई थिंक, शायद मुझे थोड़ा ईयर्स एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, इन द ईयर अराउंड 1880 फौकॉल्ट ने ये मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था कि लाइट की स्पीड रेयर मीडियम में ज्यादा होती है, ना कि डेंसर मीडियम, है ना, ये प्रूफ किया। हालांकि मगर एक ऐसा ये टाइम को एक्सेप्ट करने के लिए काफी टाइम लगा, क्योंकि बोल कौन रहा था? न्यूटन साहब। न्यूटन साहब को आप कैसे क्या वो कर सकते हैं, है ना, वो सर न्यूटन गलत है ये कैसे बोल सकते हैं अपन, है ना। तो भैया ये बोलना थोड़ा सा मुश्किल था कि एकदम से आप न्यूटन को गलत नहीं साबित कर सकते, क्योंकि देखो हालांकि 3 साल के बाद ही 1678 में एक और साइंटिस्ट आए थे, हाइगेंस, है ना, हाइगेंस है, ह्यूजीन है, क्या है, अलग अलग नाम बोलते थे। तो हाइगेंस वेव थ्योरी, हाइगेंस साहब ने अपना एक थ्योरी रिप्रेजेंट किया था जिसको कहते हैं हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जिस पर ये चैप्टर ही बेस्ड है। हालांकि 3 साल के बाद ही हाइगेंस साहब ने कह दिया था कि न्यूटन साहब जो बता रहे हैं, जो डिस्कार्टस साहब की थ्योरी बता रहे हैं, बहुत बुरी तरह गलत है। बोले उसमें बहुत सारे फॉल्ट है, मगर बंदा तो सच बोल रहा था, बहुत सारी बातें बता रहा था, मगर बंदे को कोई सुना नहीं, है ना। 1675 में जब 3 साल बाद ही बोल दिए, उन्होंने किसी ने सुना नहीं, नहीं 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 न्यूटन गलत कैसे हो सकता है, वो गलत नहीं होगा भाई, मगर उनको किसी ने सुना नहीं। अब कैसा है कि अब जैसा कि हम देखेंगे कि न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट में बहुत सारी चीजें थी जो प्रूव नहीं हो पा रही थी। जैसे मैंने बोला सबसे बड़ा फॉल्ट क्या था आपका, ये कि लाइट की स्पीड बोले उन्होंने डेंसर मीडियम में ज्यादा है, रेयर मीडियम में कम। अरे अगर वो छोड़ भी दिया जाए, अगर हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट जो स्टडी करने वाले वो न्यूटन ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर नजरिए से देखें,
तो हम कभी प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे। जैसे एक आगे जाके आप सबसे लास्ट वाला जो टॉपिक है हमारा क्या है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। मैं बोलूंगा चलो तुम लाइट को पार्टिकल मान के चलो और प्रूफ करके बताओ पोलराइजेशन ऑफ लाइट हुआ करके, नहीं बता पाओगे। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, है ना, तुमने वेव चैप्टर पढ़े थे, याद है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये वेव आते, क्रेस्ट मिला तो कंस्ट्रक्टिव, क्रेस्ट और ट्रफ मिला तो डिस्ट्रक्टिव, है ना। जनाब आपने बातें करने के लिए वहां पर झगड़े थे जब से, चुपचाप ढंग से सुनोगे। तो देखो यहां पर तो ये चीजें, मुझे एक बात बताओ, अगर पार्टिकल लाइट अगर एक पार्टिकल है तो तुम ये प्रूफ कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। वेव मानोगे तो प्रूफ कर लोगे कि हाँ भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हुआ। वेव मानोगे तो ये बात साबित कर सकते हो। अगर लाइट को पार्टिकल मान के चलोगे तो ये कभी प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो भैया इन जगहों पे आपका ये जो था फिनोमिना था, ये जो थ्योरी था आपका, क्या कहेंगे, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, वो अटक गया, वो आगे नहीं चल पाया। फिर बाद में जो मैंने कहा 3 साल के बाद ही हाइगन साहब ने अपनी थ्योरी रिप्रेजेंट की थी, है ना। उन्होंने कहा था लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव। लाइट एक वेव की तरह है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अलग अलग कलर ऑफ लाइट अलग अलग वेवलेंथ की वजह से होती है। अलग अलग कलर ऑफ लाइट अलग अलग वेवलेंथ की वजह से होते हैं। और एक बात जो उन्होंने कही आगे की, उसमें उन्होंने गलती कर दी। उन्होंने कहा लाइट को आगे बढ़ने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। लाइट को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? मीडियम की जरूरत है। तो जैसे सवाल किया गया फिर उधर का क्या, स्पेस का, वहां तो कोई मीडियम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वहां एक इमेजिनरी मीडियम है, हाइपोथेटिकल मीडियम है, जिसका नाम उन्होंने अपने तरफ से रखा इथर, है ना। इथर नाम दिया, ल्यूमिनिफेरस इथर, कि बोले वो मीडियम है और वो मीडियम लाइट को सूरज से जमीन तक पहुंचने में मदद कर रहा है। हालांकि ये उनका जस्ट अजम्पशन था, इसको वो प्रूव कर नहीं पाए थे। तो एक ये बहुत बड़ा उनको साइंटिस्ट लोगों ने घेरे थे कि तुम्हारा ये जो है, तुम बोल रहे ना, ये बहुत बड़ा फॉल्ट है, तो हम नहीं मान के चल सकते जो तुम्हारी वेव थ्योरी है वो गलत सही है करके। तो उनको कोई क्रेडिट मिला नहीं, उनको नहीं, बिल्कुल नहीं। 1678 तक के कुछ मतलब उन्होंने दिया 1678 में थ्योरी, कई सालों तक उनको किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबसे बड़ा वो रीज़न वो भी था, न्यूटन साहब का इन्फ्लुएंस भी था, इसकी वजह से कोई ध्यान नहीं दे रहा था, नहीं ध्यान दे रहा था। फिर इन द ईयर 1800 समथिंग, नियर 1900 के आसपास, मेरे को एग्जैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की डेट याद नहीं आ रही, मगर 1800 और की सीरीज में और 1900 से थोड़ा पहले की बात है, कुछ साल पहले, 2-4 साल पहले की बात है, वहां पर आया मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैक्सवेल्स थ्योरी, जस्ट अ मिनट, लेट मी बी श्योर अबाउट द डेट। (1678) 1873, हाँ, मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इस थ्योरी ने पूरी काया ही पलट दी। इसने सपोर्ट किया हाइजेंस थ्योरी को। उसने ये कहा कि हाँ भैया लाइट एक वेव है, और उनका ये कहना था कि जो लाइट होती है उसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दोनों होती हैं, और वो परपेंडिकुलरली इस तरह से वाइब्रेट करते हुए आगे बढ़ती है। विथ हिस फॉर्मूला उन्होंने क्या करे कि मैक्सवेल साहब ने कुछ इक्वेशंस बनाए अपने खुद के, जिसको मैक्सवेल्स इक्वेशन कहा जाता है, आप पढ़ेंगे आगे जाके। तो उसके मदद से उन्होंने लाइट की स्पीड कैलकुलेट करे इन द एयर विच वॉज समथिंग अराउंड 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको वेरी वेल अपन क्या बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बोलते हैं आज जो हम लोग यूज करते हैं। तो दिस वॉज मैक्सवेल्स थ्योरी, जिसने लाइट की स्पीड दी। लाइट को कहा फिर से उन्होंने वेव, और लाइट को यह भी कहा कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो एक एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और उसको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, बिना मीडियम के भी वो ट्रैवल कर सकता है। और मैक्सवेल्स थ्योरी का इस्तेमाल करके बहुत सारी बातें प्रूव की जा रही थी। मैक्सवेल थ्योरी कह सकते हैं हम लोग ऑप्टिक्स के वर्ल्ड में इन द ईयर 19th सेंचुरी में, 1800 की जो एरा है उसमें अगर देखा जाए तो वो हीरो की तरह उभर के आया, है ना, फाड़ डाला, ये पूरे सारे रिकॉर्ड तोड़ डाला, बोले तो पुष्पा 2, है ना, तो वैसा ही वो उभर के आया वो,
कि भैया उन्होंने भाई बात ही काया ही पलट दी, वक्त ही बदल दिए, जज्बात बदल दिए, उन्होंने हालात बदल दिए। तो भैया ऐसा है कि सब लोग ने अब मान के चलने लगे कि लाइट क्या है, वेव है। अब माने दे नहीं भाई, क्योंकि अब अगर मैं इनकी थ्योरी को मान रहा हूं तो बहुत सारी बातें प्रूफ हो रही है। पोलराइजेशन इजीली प्रूव हो जा रहा, डिफ्रैक्शन भी प्रूव हो जा रहा, इंटरफेरेंस भी प्रूव हो जा रहा, ऐसे कई सारे फिनोमिना प्रूव हो जाए। मगर रुको जरा, सब्र करो, अभी भी ये अटके हुए थे कई सारी बातों में। अगर इनसे पूछा जाए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे हुआ, इसका जवाब नहीं था इनके पास। कोई उनसे पूछ ले कि भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को कैसे एक्सप्लेन करोगे, उसका जवाब नहीं था। कॉम्पटन इफेक्ट कैसे हुआ, उसका जवाब नहीं था। तो ये कुछ बातों में वो अटक गए थे। तो वहां पर अभी भी वो गले की हड्डी बनी हुई था वो चीज को लेकर, कि वो मामला अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा था। हाँ, मगर बहुत कुछ उन्होंने सॉल्व कर दिया, उन्होंने कैलकुलेशन दे दिया स्पीड ऑफ लाइट का, अभी भी अपन वो यूज करते है ना। अब यहां तक ये जो चीजें पढ़ते हैं हम लोग उसको वेव थ्योरी में लेते, मतलब वेव ऑप्टिक्स में मान के चलते हैं। फिर बाद में क्या हुआ, इन द ईयर 1900 है ना, मैक्स प्लांक साहब आए, मैक्स प्लांक है ना। अब उन्होंने अपनी एक अलग ही थ्योरी दे दी। लाइट जो है छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स में ट्रेवल करता है, विच इज कॉल्ड एज फोटॉन्स, है ना, या क्वांटम, है ना। वो एक्चुअली उन्होंने लाइट के लिए नहीं कहा था, उन्होंने एनर्जी के लिए कहा था। आइंस्टाइन ने उसको बाद में एनर्जी से रिलेट करके लाइट के लिए उसको उन्होंने कन्वर्ट किया था। तो भैया फिर से मसले आ गए। भाई मैक्स प्लैंक थ्योरी आई तो उसने क्या कह दिया कि लाइट तो भाई फिर से बोला कि पार्टिकल के जैसा है। तो बोले अब है कि हम किसकी मान के चले, तो हमको दोनों की मान के चलना पड़ता। उस हिसाब से दो ब्रांचेस बन गए अपने लाइट के या वेव के, एक आता वेव ऑप्टिक्स और एक आता क्वांटम ऑप्टिक्स, कैसे, या क्वांटम मैकेनिक्स, है ना। अब हमारा जो प्राइमरीली फोकस है, वो हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट पर है और मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ लाइट पर है। आपको याद होगा ये वाला जो थ्योरी था आपका मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी, है ना। हम लोग लाइट एज अ फोटोन करके हम लोग ने वो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन जो चैप्टर था उसमें पढ़े थे, उसके बारे में सारा डिटेल था। तो मगर हमारा इस चैप्टर में फोकस सिर्फ और सिर्फ वेव पर है, इसीलिए मैं अभी से वेव थ्योरी पे फोकस करूंगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम देखते हैं कि भैया ये हाइजेंस साहब ने लाइट के बारे में कैसा कहा था। उन्होंने क्या कहा कि लाइट किस तरह से आगे बढ़ता है। देखो, लाइट का हाइजेंस साहब का प्रिंसिपल समझने के लिए, उनका नजरिया समझने के लिए सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। वो कहते हैं वेव फ्रंट। इसको क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। बोले ये वेव फ्रंट क्या है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले इस फोकस करेंगे इस टर्मिनोलॉजी पे, वेव फ्रंट। which can be defined as locus of all points in a medium at which all the waves reach simultaneously, at which all the waves reach simultaneously and are in same phase, बेटा बातें मत करो, is called as wave front। अच्छा ठीक है, चलो ये हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो क्या होगा, इमेजिन करो, 2 मिनट ध्यान दो, ध्यान बेटा। मान के चलो ये पानी का एक सरफेस है, तालाब या कुछ ऐसा। इसमें आप एक पत्थर मारते हैं यहाँ पे, इस पोजीशन पे। आप क्या देखते हैं कि पानी के अंदर वेव्स आते हैं और वो एक रिंग के जैसा आगे बढ़ते हैं। आपने नोटिस किया होगा, है ना। आपने इसमें देखा होगा, आपने ऐसा पत्थर मारा पानी में तो उसमें एक रिंग के जैसा आता और ये इस तरह से आगे बढ़ता, वो एक सर्कुलर रिंग के जैसा नजर आता। अगर मैं उस रिंग को गौर से समझने की कोशिश करूं, ये है क्या, तो मैं क्या देखूंगा, ये एक रिंग है, है ना। ये
तो देखो हुआ क्या, जब आपने पत्थर मारे पानी के अंदर तो उस पानी में से कई सारी वेव्स निकली, अरबों खरबों हो सकता हूँ मैं, करोड़ों वेव्स जो है बाहर निकली। ये एक ऐसा, फिर ये एक ऐसा, फिर ये एक ऐसा, ये एक ऐसा, ये एक ऐसा, ये इधर ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। ये सारी की सारी वेव्स जो जनरेट हुई होंगी ये बिल्कुल एक जैसी जनरेट हुई होंगी, ऊपर आए और एक साथ नीचे गए और सेम डिस्टेंस ट्रैवल करे होंगे सेम टाइम में, है ना। ये वाली वेव मान लो 10 सेंटीमीटर बड़ी, तो ये वाली वेव भी 10 सेंट, ये वाली भी 10, ये वाली भी 10। दूसरी बात, ये सबके सब सेम फेस में होंगे, मतलब अगर एक वेव अपने क्रेस्ट पर है तो दूसरी वेव भी क्रेस्ट पर, तीसरी वेव भी क्रेस्ट पे, चौथी वेव भी क्रेस्ट पे। अच्छा देखो, अगर मैं देखूंगा, अच्छा गौर से समझूंगा कि मैंने पत्थर मारा जिसकी वजह से पानी में बहुत सारी वेव्स बाहर निकली, और उन वेव्स की अगर मैं एक बाउंड्री बना लूँ, मैंने बोला कि भैया अच्छा टाइम 10 सेकंड हो चुका है, 10 सेकंड में वेव यहाँ तक पहुँची, अचानक से अब उनको पॉज करो सिस्टम को। मान लो अपने पास एक ऐसी ताकत आ गई कि भाई अपन वक्त को क्या कर सकते, पॉज कर सकते। वक्त हो गया पॉज, तुमको एक नज़र आएगा रिंग बना हुआ, है ना, और अगर तुमने रेज्यूम करे, कंटिन्यू करे वक्त को, तो वापस से वो रिंग आगे बढ़ेगा। फिर से करो पॉज, तो फिर वो रिंग यहाँ थी पहले, वो बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गई, है कि नहीं। तो ये पानी के अंदर तुमको रिंग नज़र आएगी कैसी। ये रिंग क्या है, वो सभी वेव्स की बाउंड्री है ना, वो बाउंड्री है जो ऐसा बढ़ते जा रही है कि नहीं। अब ये देखेंगे तुम, पानी के अंदर जो ये बाउंड्री बढ़ती है वो कैसे बढ़ती है, 2 डायमेंशनली, सर्कल के फॉर्म में, है ना। अब अगर मान लो कि एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, एक छोटू सा बल्ब है, एलईडी बल्ब। जैसे ही मैंने इसको क्लोज किया, मान लो भैया मैं बहुत अल्ट्रास्कोपिक इंसान हूँ, मैं भैया बहुत अच्छे से बहुत बारीकी से सब चीज़ों को देख लेता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि भैया जैसे ही मैं लाइट को क्या करता हूँ, बल्ब को ऑन करता हूँ, एलईडी बल्ब को, और मान लो कि आप उसमें से निकलती हुई वेव्स को बाहर निकलते हुए देख सकते हैं। तो आपने देखा कि ये वेव बाहर निकल रही है, ये वेव बाहर निकल रही है, ये वेव बाहर निकल रही है, ये बाहर निकल रही है ना, ये सब आप देख रहे हैं स्लो मोशन में निकलते हुए दिख रही है। आप मान लो आप फ्लैश बन गए अभी थोड़ी देर के लिए, आप स्लो मोशन में सारी वेव्स को बाहर निकलते हुए देख रहे हैं, है ना, ये सारी, और सभी वेव्स एक जैसी निकल रही होंगी बाहर। अगर पहली वेव का क्रेस्ट होगा तो दूसरी वेव का भी क्रेस्ट, तीसरी का, चौथी का, है ना, 1000वीं का भी क्या होगा, क्रेस्ट होगा, है ना। अगर पहली वेव ने 10 सेंटीमीटर कवर करी तो दूसरी भी 10 10 10 10, है ना। अच्छा ठीक है, फिर मान लो पॉज किए सिस्टम को, अपन ने पूरी दुनिया को पॉज कर दिए, वक्त को पॉज कर दिए। अब अगर मैं उसको इमेजिन करूंगा, देखो इमेजिन करो कि ये बल्ब है छोटा सा, उसमें से कई सारी एक वेव्स बाहर निकली हुई लाइट की, है ना। अब अगर मैं इस वेव को ऐसा, मैं एक बाउंड्री बना लूँ उसकी, एक बाउंड्री जैसी इमेजिन करो, तो उस बाउंड्री का शेप कैसा होगा बेटा, स्फीयर के जैसा, एक स्फीयर के जैसा शेप होगा, है ना। तो ये जो बाउंड्री है आपको जो नज़र आ रही है, जो एक स्फीयर के शेप में नज़र आ रही होगी, इतना भी ज़्यादा इमेजिन मत कर, मैं डिस्टर्ब हो जा रहा, है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं वेव फ्रंट। इसको क्या कहते हैं बेटा अपन, वेव फ्रंट। अगर मैं डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश करूं उस चीज़ को, तो ये ऐसा रहेगा कि देखो ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट था, इसमें से एक वेव बाहर निकली इस तरह से, सॉरी, एक वेव ऐसे बाहर निकली, उसी वक्त ये दूसरी वेव भी थी, उसी वक्त ये तीसरी वेव भी थी, उसी वक्त ये चौथी, उसी वक्त ये पांचवी, उसी छठी और ये सातवीं, है ना। अब सब वेव्स एक साथ इमर्ज हुए होंगे। अब ऐसा जो मैं 2 डायमेंशनली बता रहा हूं, हालांकि 3D में भी निकला हुआ है, इधर भी निकली हुई है। अब सब वेव्स एक साथ निकले और एक साथ एक ही स्पीड से ट्रैवल कर रहे, तो एट द सेम टाइम डिस्टेंस कवर्ड भी कैसा होगा, सेम। तो जब मैं इसकी बाउंड्री बनाऊंगा, तो ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को कहते हैं वेव फ्रंट। इस बाउंड्री को क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। तो भैया लोकस, लोकस क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स, है ना। जो भी डायग्राम तुम बनाते हो, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, स्फीयर, ये सब क्या होते हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं। उनको प्लूरल में क्या कहा जाता है, लोकस, है ना। मैथमेटिक्स में शायद था कि नहीं पता नहीं, हमारे ज़माने में था वो चैप्टर एक मैथमेटिक्स में, लोकस करके, नहीं लोकस से रिलेटेड था कुछ, याद नहीं आ रहा मेरे को एग्जैक्ट, मगर लोकस से रिलेटेड था कुछ। तो खैर देखो यहाँ पर एक स्फेरिकल शेप बन गया, तो हम लोग ने वही कहा लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, यानी सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ मीडियम एट विच ऑल द वेव्स रीच साइमल्टेनियसली, जहां पर सारे के सारे वेव्स एक साथ पहुंचते हैं, एंड आर इन सेम फेज, और साथ ही साथ सेम फेज में होते हैं, है ना। अगर एक वेव का क्रेस्ट है तो दूसरे का भी क्रेस्ट, एक का ट्रफ तो दूसरे का भी ट्रफ ही रहेगा, ऐसा। तो उसको हम लोग कहते हैं वेव फ्रंट। ओके, आप थोड़ा इमेजिन करना चाहते हैं उसको वेव फ्रंट कैसा होता है, तो आप पानी में जब पत्थर मारते
तो वो जो रिंग आपको आगे बढ़ते हुए नजर आती गोल 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 गोल, जैसे वहां बताया मैंने पानी में, उसको हम लोग वेव फ्रंट बोलते हैं। बस ये है कि ये जो रिंग है ये 2 डायमेंशनली ट्रैवल करती है और वो 3 डायमेंशनली ट्रैवल करती है। ओके बेटा, ये वेव फ्रंट हो गया। अब ऐसा है, वेव फ्रंट के 3 टाइप्स है। पहला स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। वेव फ्रंट originated from point source of light at finite distance is called as spherical wavefront. Wavefront originated from point source of light at finite distance. देखो ये याद रखना, finite distance और point source of light, point source of light। तो किसी point source of light से finite मतलब बहुत दूर जाने का नहीं, नजदीक। तो point source of light से तुमने इंक डाले थे इसमें, इंक डाले थे? नहीं डाला अभी। तो देखो अभी किसी भी आंसर की नहीं डाला, वो सब कल करेंगे अपन, अभी सिर्फ लेक्चर से दो। तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से जो आपका एक वेवफ्रंट बाहर निकलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? स्फेरिकल वेवफ्रंट कहते हैं। आई बात समझ में आपको? अगर आप देखेंगे कि देखो ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है और यहां से फिर हम देखते हैं जो वेवफ्रंट बाहर निकलता है वो वेवफ्रंट क्या कहलाता है? स्फेरिकल वेवफ्रंट कहलाता है ना। जैसा कि ये हमारा ये था, ये एक्चुअल में एग्जांपल स्फेरिकल वेवफ्रंट का ही था। जैसे पानी में आप पत्थर मारते हैं तो पत्थर का जो पानी का जो वेवफ्रंट तैयार होता है वो सर्कुलर वेवफ्रंट होता है ना। वैसे ही लाइट का वेवफ्रंट, मतलब लाइट को जैसे ही ऑन करें वो थोड़ी दूर ही वेव्स ट्रैवल किए होंगे तो वेवफ्रंट जो तैयार होगा वो क्या होगा? स्फेरिकल वेवफ्रंट होगा। फिर आता है प्लेन वेवफ्रंट। तीसरा एग्जाम्पल आता है बेटा प्लेन वेवफ्रंट। वेवफ्रंट originated from a point source of light at infinite distance is called as plane wavefront. Wavefront originated from point source of light at infinite distance. अब देख भाई, मुझे एक बात बता, अभी ज़मीन को मैं यहाँ पर देखता हूँ मुझे खड़े रहकर, तो मुझे ये ज़मीन पूरी फ्लैट नज़र आती है। तो क्या हमारे अर्थ पूरी फ्लैट है क्या? नहीं, वो तो एक्चुअल में स्फेरिकल शेप में है। मगर ऐसा हुआ कि वो उसका जो सेंटर है, हमारा सरफेस जो है उसके सेंटर से इतना दूर है जिसकी वजह से ये जो साइज़ है इतना बड़ा हो चुका है कि हमको देखने में वो कैसा नज़र आता है? फ्लैट। तो अगर एक मान के चलो ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, उससे जब वेवफ्रंट पैदा हुआ होगा तो वो तो स्फेरिकल ही होगा, मगर बहुत दूर ट्रैवल करते 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 जब वो आगे गया होगा, है ना, तो उसका साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि अगर कोई ऑब्जर्वर उसको यहां से खड़े रहकर देखेगा तो उस वेवफ्रंट का शेप उसको स्फेरिकल नजर आएगा क्या? नहीं, वो तो उसको प्लेन ही नजर आएगा। जैसे समंदर में जब समंदर के किनारे पे जो कोई लहर आती है ना कहीं से वो ओरिजिनेट हुई होंगी, कुछ भी हुआ होगा, भूकंप आया होगा, हवा आए, तेज चली, कुछ भी हुआ होगा, वहां से जब वो ओरिजिनेट हुई होंगी तो वो शायद हो सकता है स्फेरिकल होंगी हो, सॉरी सर्कुलर होंगी हो। मगर होते 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 जब वो मुंबई के तट के किनारे पे पहुंची, है ना, जब वो आपका जूही चौपाटी या फिर कहा जाएगा अक्सा बीच जब वो पहुंचा, तो जब वो जब आया वो उसका वेव आया तो अपने को वो कैसा नजर आया? फ्लैट। इसका मतलब वो नहीं कि वो पूरी वेव पूरी फ्लैट ही चाहिए थी। जब जो ओरिजिनेट जो हुई थी वो फ्लैट हुई थी तो ज़रूरी नहीं है। हाँ, उसका ओरिजिन बहुत दूर था जिसकी वजह से वहाँ आते 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 वो अपने को कैसी नज़र आ रही? फ्लैट नज़र आ रही। तो भैया इसी वजह से हम लोग कहेंगे जब आपका पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा दूर होता है,
इट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कहाँ होता है? एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो वहां से ओरिजिनेट होते हुए आती जो वेवफ्रंट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? प्लेन वेवफ्रंट कहते हैं। आई बात समझ में आपको? ठीक है। नेक्स्ट आता है तीसरा टाइप, दैट इज सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। तो सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट को ऐसा डिफाइन करूंगा मैं, वेवफ्रंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम लीनियर सोर्स ऑफ लाइट is called as cylindrical wavefront। वो वेवफ्रंट जो किसी लीनियर सोर्स ऑफ लाइट से ओरिजिनेट होता है, ऐसे वेवफ्रंट को अपन क्या कहते हैं? सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। अच्छा, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट मतलब क्या होता है? लीनियर मतलब क्या होता है? सीधा, स्ट्रेट। जैसे ट्यूबलाइट होता है, ट्यूबलाइट को अगर मैं ऑन करूंगा और उसमें से लाइट जब बाहर निकलेगा, उसको स्लो मोशन में ऑब्जर्व करूंगा, तो उसका जो लाइट निकलेगा सिलेंड्रिकल फॉर्म में निकलेगा, ऐसा है ना, कि भैया ये लीनियर सोर्स ऑफ लाइट था, उससे वेवफ्रंट कुछ इस तरह से ओरिजिनेट करते हुए बाहर निकल रहा है, ये इस तरह से ओरिजिनेट करके वो बाहर निकल रहा है वेवफ्रंट, है ना। तो इस तरह से वेवफ्रंट जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? आपका सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। आई बात समझ में? तो वेवफ्रंट और उसके टाइप्स, व्हाट इज वेवफ्रंट, व्हाट आर इट्स टाइप्स, हम लोग ने देखा। बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज वेवफ्रंट। बोर्ड एग्जामिनेशन व्हाट इज वेवफ्रंट, ये अक्सर पूछा जाता है। तो ये डेफिनेशन और उसके टाइप्स हमारे लिए क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, इधर का हो गया कि बेटा आपका? हाँ, ठीक है। अब वेवफ्रंट से ही जुड़ा एक और नाम हमारे सामने आता है जो कि है वेव नॉर्मल। जो कि क्या है बेटा? वेव नॉर्मल। वेव नॉर्मल। तो वेव नॉर्मल क्या है? नॉर्मल ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ वेवफ्रंट, नॉर्मल ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ वेवफ्रंट is called as wave normal। नॉर्मल ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ वेवफ्रंट इज कॉल्ड एज वेव नॉर्मल। कि वेवफ्रंट के सरफेस पे जो नॉर्मल अपन बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेव नॉर्मल्स। देखो, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, इसमें से ये स्फेरिकल वेवफ्रंट बाहर निकल रहा है। अगर मैं वेव नॉर्मल्स बनाने की कोशिश करूंगा तो देखो ये ऐसा बनाऊंगा, फिर मैं देखो ये वेव नॉर्मल्स आगे बढ़ रहे हैं, ये सरफेस ऑफ वेवफ्रंट को परपेंडिकुलर होते हैं, तभी तो है वेव नॉर्मल परपेंडिकुलर। ये देखो ऐसा, सरफेस ऑफ वेवफ्रंट को कैसे बेटा? परपेंडिकुलर। तो ये दीज एरोज रिप्रेजेंट्स वेव नॉर्मल विच आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ वेवफ्रंट। अक्सर एक उसमें कोई तो भी क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेव नॉर्मल एंड सरफेस ऑफ द वेवफ्रंट? ऑफ कोर्स 90 डिग्री। एक बेसिक से सवाल है। वेव नॉर्मल का काम क्या है? वेव नॉर्मल ये बताता है कि ये लाइट कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाला है, ये वेवफ्रंट कौन सी डायरेक्शन में आगे प्रोपोगेट करेगा। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सिंपली क्या है? रे ऑफ लाइट है। ये रे ऑफ लाइट भी क्या करती है? डायरेक्शन बताती है ना कि लाइट यहाँ से सीधा इधर जाने वाली है। तो बिल्कुल वो सिमिलर टू एक रे ऑफ लाइट ही है। अगर आपने देखा होगा कि स्फेरिकल वेवफ्रंट में वेव नॉर्मल डाइवर्जिंग इन नेचर होते हैं, वहीं प्लेन वेवफ्रंट में अगर देखा जाए तो वेव नॉर्मल्स जो होते हैं, जैसे ये देखेंगे आप, ये वेव नॉर्मल मैंने बनाया, ये देखो वेवफ्रंट, ये प्लेन वेवफ्रंट, और ये वेव नॉर्मल्स मैंने बनाया, ये एरो मतलब वेव नॉर्मल्स। तो ये जो वेव नॉर्मल्स बनाया तो देख सकते हैं कि ये आपस में पैरेलल हैं, ये है ना। तो स्फेरिकल वेवफ्रंट में वेव नॉर्मल्स दे आर डाइवर्जिंग इन नेचर, और प्लेन वेवफ्रंट में दे आर पैरेलल। और अगर सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट में देखा जाए तो वो क्या रहेंगे? सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट में क्या होगा? अब मैंने कुछ नहीं डाला किसी का, क्या हो गया मसला? अब रुको ना यार, अभी तो आया मैं, सुबह तो आया 3 बजे,
फिर तो देखो अब ये देखो यहां और ये देखो ऐसा, तो देखो अगर एक साइड वाले लेते हैं आप वेव नॉर्मल, तो ये तो पैरेलल है, अगर ये लिए तो ये परपेंडिकुलर नहीं, ये डाइवर्जिंग है, ये तो फ्लैट है, इसलिए कोई सिलेंड्रिकल इमेजिन करो ना। एक मिनट रुक जाओ। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, तो ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में अगर मैं वेव नॉर्मल्स बनाऊंगा तो दे विल बी इन डाइवर्जिंग इन नेचर, और एक लाइन वाले पकड़ोगे तो फिर वो तो पैरेलल रहेंगे, मगर एक आजू बाजू वाला पकड़ोगे तो वेव नॉर्मल आपके डाइवर्जिंग इन नेचर होंगे। अच्छा ऐसा है, थोड़ी देर पहले हमने देखा अमजद, थोड़ी देर पहले हमने ये देखा कि अगर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाता हूं तब जाके आपको क्या मिलेगा? प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? प्लेन वेव फ्रंट। अरे वेव फ्रंट पढ़े थे ना 3 टाइप्स, पहला क्या टाइप था? स्फेरिकल, दूसरा प्लेन, तीसरा क्या था? सिलेंड्रिकल। तो हमने क्या कहा कि पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से कितना दूर जाओगे? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तब जाके तुमको क्या मिलेगा? प्लेन वेव फ्रंट। मैं बोलूंगा भैया इतनी दूर जाना जान प्यारा मेरे को, मैं इतना दूर नहीं चल सकता, यहीं नजदीक में तू डिस्कवर कर सकता, तो बता। तो अगर मैं बोलूँ ठीक है, अगर मेरे को टास्क दिया जाए कि लेबोरेटरी में विद इन द डिस्टेंस ऑफ 10 to 50 सेंटीमीटर आपको प्लेन वेव फ्रंट जनरेट करना है और पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से जनरेट करना है, तो अब वो सवाल उठेगा कि कैसे जनरेट करेंगे? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से विद इन फ्यू डिस्टेंस, क्योंकि पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से अगर आप फाइनाइट डिस्टेंस पे जाओगे, लिमिटेड डिस्टेंस पे जाओगे, तो वो कौन सा वेव फ्रंट देगा आपको? स्फेरिकल। बात समझ रहे ना आप? मगर मैंने तुमको चैलेंज क्या दिया? तुम प्लेन वेव फ्रंट जनरेट करके बताओ। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो आप क्या करेंगे? एक बाई कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। क्या लेंगे? एक बाई कॉन्वेक्स लेंस। उसका फोकस जहां होता है तो उस पर रखेंगे तुम्हारा सोर्स ऑफ लाइट, तो यहां से तुम्हारा जनरेट होने वाला वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट ही होगा, मगर जैसे ही इसको पार करेगा वो, तो वो प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा बेटा? प्लेन वेव फ्रंट। ये याद रखना आपने। इवन ये भी पॉसिबल है कि अगर सपोज करो ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है, यहां से एक प्लेन वेव फ्रंट जा रहा है, यहां से एक प्लेन वेव फ्रंट जा रहा है, तो जब वो लाइट यहां से बाहर जाएगी तो वो कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में आ जाएगा। कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में जनरेट हो सकता है। तो नीट में इस टाइप के क्वेश्चंस, खासतौर से जेईई में इस टाइप के थोड़े ट्विस्टेड क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है कि अगर फाइनल डिस्टेंस पे हम लोग कैसे प्लेन वेव फ्रंट ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना? तो ये इस टाइप का चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आया समझ में आपको बेटा? तो ये था हमारा वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल के बारे में। अब यहाँ तक बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वेव फ्रंट का डेफिनेशन, है ना? आपको बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन पूछेगा, यकीन बहुत चांसेस है पूछे जाने के, मगर अब अगला जो टॉपिक आने वाला है हाइजेंस प्रिंसिपल, इसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। ये पूरे चैप्टर का बेस मान के चलेंगे, बुनियाद मान के चलेंगे। हाइजेंस प्रिंसिपल हमको अभी देखना है, तो ये आपको लिखना है। हो गया लिखना सबका? ये वाला पार्ट भी हो गया? ठीक है। हाँ, चलो इधर ध्यान दो बेटा। तो अब मैं यहां ले रहा हूं हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल every point on the wavefront, every point on the wavefront act as a secondary source of light, secondary source of light and emits
सेकेंडरी वेवलेट्स, जिसको वेवफ्रंट बोलोगे तो चलेगा, in all possible direction, in all possible directions, full stop. The tangent drawn on these wavelets, let's at any instant represents the position of new wavefront at that instant. Amar, खामोश बैठ. Every point on the wavefront act as a secondary source of light and emit secondary wavelets, यानी कि wavefronts in all possible directions. Full stop. The tangent drawn on these wavelets at any instant represents the position of new wavefront at that instant. अब थोड़ा ये चीज़ें समझने में मुश्किल जाएगी, थोड़ा सा ब्रेकआउट करके देखिए आप कि वेवफ्रंट पे का हर एक पॉइंट अपने आप को सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट मान के चलता है और वो चारों तरफ सेकेंडरी वेवलेट्स यानी कि वेवफ्रंट जनरेट करता है हर एक डायरेक्शन में, यानी ऑल पॉसिबल, यानी पॉसिबल जहां जहां डायरेक्ट पॉसिबल है वो. द टेंजेंट ड्रॉन ऑन दीज वेवलेट, जब हम लोग इस वेवलेट पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो बताता है कि आपका न्यू वेवफ्रंट कहाँ आएगा. देखो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. अगर मैं मान के चलूं कि ये एक कमरा है और ये दूसरा कमरा है जिसमें कोई खिड़की नहीं है, इस कमरे में भी एक अच्छी बड़ी सी खिड़की या दरवाज़ा है यहाँ पर, जो बोलना है बोलो, और मान लो कि ये यहाँ पर आपका कोई स्टडी टेबल है जो कभी इस्तेमाल में नहीं आता. ओके, इधर ध्यान दो. अगर न्यूटन साहब से पूछा जाए कि जब मैंने ये दरवाज़ा खोला, सॉरी ये भी एक दरवाज़ा, जब मैंने ये दरवाज़ा खोला तो लाइट तो मुझे यहाँ तक पहुँचती हुई नज़र आई, बहुत ज़्यादा नहीं मगर थोड़ा बहुत तो लाइट पहुँची. तो न्यूटन साहब से पूछा जाए तो ये उसका जवाब कैसे देंगे? वो बोलेंगे कि देखो लाइट इस तरह से आई, एंटर हुई और ये रिफ्लेक्ट होते 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 यहाँ पर पहुँची. ऐसा कहना था न्यूटन साहब का. रेक्टिलिनियर बोला ना, मैं सीधा सीधा ट्रैवल करता लाइट उनके मुताबिक. हाइजन साहब का क्या कहना था? हाइजन साहब का कहना था कि लाइट पानी की तरह जाती है आगे. बोले पानी की तरह? जी हाँ. अब इमेजिन करो ये एक दीवार है और यहां से पानी इस तरह से फ्लो होते हुए जा रहा है ना, ये इस तरह से पानी फ्लो होते हुए जा रहा है. अब अगर मान के चलो, इधर ध्यान दो बेटा, यहां एक छोटा सा छेद है, यहां क्या है? छोटा सा छेद है. तो जब यहां से पानी निकलेगा, तुमको नहीं लगता वो पानी ऐसा निकलेगा, ऐसा बढ़ेगा आगे, है ना? तो ऐसा स्फेरिकल या सर्कुलर फॉर्म में ऐसा बाहर निकल रहा. और देखने में क्या लगता है कि पानी यहां से ओरिजिनेट हुआ, क्योंकि हम लोग ये जो जहां से वो सर्कुलर फॉर्म में आगे निकलता है वो ओरिजिन माना जाता है ना. असल तो ओरिजिन पानी के सोर्स का क्या है? यहाँ है. पानी का लीकेज यहाँ से शुरू हुआ होगा, मगर जाते जाते आगे बढ़ा और फिर यहाँ पर रास्ते में एक छेद मिला, तो छेद में से पानी निकला ऐसा. और कोई भी अगर यहाँ खड़े रह कर देखेगा कि भाई पानी का लीकेज हुआ है, वो क्या बोलेगा? यहाँ से पानी का लीकेज है. वो बोलेगा यहाँ कहीं तो भी पानी का सोर्स है. बाद में जब ये दीवार तोड़ेगा पता चलेगा अरे नहीं नहीं वो तो इधर पीछे है. मतलब या कहने का मतलब ये है कि देखो ये जो होल आया था, यहाँ पर छोटा सा जो होल था, इसमें से पानी जो बाहर निकल रहा था ये बिल्कुल ऐसा ही निकल रहा था जैसे कि सोर्स से बाहर निकलता है. मतलब ये होल अपने आप को कैसा बता रहा था? जैसे कि मैं क्या हूं? सोर्स हूं लाइट का. आई बात समझ में आपको? तो भैया हम लोग ये कहते हैं कि अच्छा ये ऐसा अमल कर रहा है कि ये खुद ही क्या है? सोर्स है. अब देखो बेशक अगर हम लोग कहते हैं कि भैया हर इंसान को, जो अमीर है गरीब है जो भी, देने वाला कौन है? ऊपर वाला है, मालिक है, अल्लाह है, जो भी है ना वो देने वाला है. अब अगर सपोज करो आप किसी की मदद करते हैं तो ऐसा अकड़ चौड़ बता के करते हैं कि भैया जैसे कि तुमने मदद की, तुम सोर्स हो. भैया यू आर जस्ट अ सेकेंडरी सोर्स. आपको दिया गया, आपने उसको दिया.
इतनी चौड़ मत बताओ कि जैसे तुम सेकेंडरी सोर्स हो, है या तुम सोर्स ऑफ लाइट है, मैंने तेरी मदद किया। तुम कोई नहीं होते मदद करने वाले, तुमको सिर्फ एक जरिया बनाया गया, अल्लाह ने तुमको सिर्फ जरिया बनाया, है ना। तो पॉइंट यही चाह रहा कि हर पार्टिकल जो आगे बताता है, आगे प्रोपोगेट करता है, जैसे इसने पानी ने आगे प्रोपोगेट किया था, तो वो खुद को क्या मान के चलता है, सोर्स ऑफ लाइट। और एक सोर्स ऑफ लाइट मान के चलेगा तो वो क्या जनरेट करेगा, स्फेरिकल वेवफ्रंट, क्योंकि छोटा सा सोर्स ऑफ लाइट क्या जनरेट करता है, स्फेरिकल वेव। तो जैसे ही अगर मैं यही सवाल जो लाइट यहां पर कैसे पहुंचा, अगर मैं हाइजन साहब से करूंगा, हाइजन साहब बताओ तो जरा लाइट यहां से यहां तक कैसे पहुंचा, तो उसका वो जवाब कैसे देंगे। देखो इधर वो बताएंगे, देखो इधर कि देखो ये है आपका प्लेन वेवफ्रंट आया होगा, यहां से सूरज का जो है वेवफ्रंट आया होगा, प्लेन वेवफ्रंट यहां से आया होगा, आया होगा, आया होगा, ये छोटा सा रास्ता मिला उसको जाने के लिए। अब ये अपने आप को ये हर एक पार्टिकल क्या मान के चलेगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, और वो एक सेकेंडरी वेवफ्रंट जनरेट करेंगे। तो ये सेकेंडरी वेवफ्रंट उन्होंने जनरेट किया। फिर देखो ये दरवाजे पे पहुंचा, ये पॉइंट भी क्या मान के चलेगा खुद को, सोर्स ऑफ लाइट, और ये भी क्या करेगा, सेकेंडरी वेवफ्रंट जनरेट करेगा। और ये सेकेंडरी वेवफ्रंट आपके डेस्क तक वो पहुंच जाता है, या आप तक वो पहुंच जाता है। तो लाइट इस तरह से आगे बढ़ती है। तो यही मानना था हाइजन साहब का कि एवरी पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट, वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट खुद को क्या मान के चलता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। और चारों तरफ जहां जहां पॉसिबल है वहां वहां वो क्या जनरेट करता है, सेकेंडरी वेवफ्रंट जनरेट कर देता है ना। इट जनरेट सेकेंडरी वेवफ्रंट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। और अगर इसमें मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, इस सेकेंडरी वेवफ्रंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, द पोजीशन ऑफ न्यू वेवफ्रंट, कि अब नया वेवफ्रंट कहां आएगा, इस बार के बारे में हमें बताता है। तो आई बात समझ में आपको। तो इसको और डिटेल में समझना है अगर, तो हमें हाइजेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल एंड प्लेन वेवफ्रंट को स्टडी करना पड़ेगा थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए। बोले कैसे, देखो सबसे पहला ये जो आपको भैया एग्जाम में ही बनाना है, ये ज्योमेट्रिकली हाइजेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट। अगर किसी के पास चॉक एंड पेंसिल है तो वो मेरे साथ अभी बनाए, और अगर नहीं है तो घर पे जाके 101% ट्राई करना, नहीं तो आगे जाके तुमको प्रॉब्लम हो जाएंगी बोर्ड एग्जाम में, आई गारंटी दैट। तो अभी अगर चॉक एंड पेंसिल है तो अभी बना लो मेरे साथ। तो जो हाइजेंस प्रिंसिपल है उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, और स्फेरिकल वेवफ्रंट कैसे जनरेट होता है वो देखेंगे। देखो ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ये एक्चुअल में ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट है। ये क्या है, एक्चुअल में ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट है। अब अगर ये एक्चुअल में ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट है तो ये अपने चारों तरफ क्या जनरेट करेगा, स्फेरिकल वेवफ्रंट। तो उसने स्फेरिकल वेवफ्रंट जनरेट किया, जिसमें से वो एक वेवफ्रंट मैं ये वाला देख लेता हूँ, इमेजिन करता हूँ। देखो ये है मेरा स्फेरिकल वेवफ्रंट, जो ओरिजिनल स्फेरिकल वेवफ्रंट है, जो ओरिजिनल स्फेरिकल वेवफ्रंट है, जिसको मैं प्राइमरी वेवफ्रंट भी कह के चल सकता हूँ। ओके, अब सब लोग गौर से देखें यहाँ पे बेटा, मैं इस प्राइमरी वेवफ्रंट पे 3 पॉइंट्स पकड़ने वाला हूं। इस प्राइमरी वेवफ्रंट पे 3 पॉइंट्स, कोई भी 3 पॉइंट अपने हिसाब से, P, Q, R। प्राइमरी वेवफ्रंट पे मैंने 3 पॉइंट्स कंसिडर किया, P, Q, R। वैसे तो इस वेवफ्रंट पे मौजूद हर एक पॉइंट, ऐसे कितने पॉइंट है, बोले करोड़ों, तो ये सबके सब मान के चल रहे क्या, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। मगर एग्जाम्पल देने के लिए, स्टडी करने के लिए मैंने कोई भी 3 पॉइंट्स पकड़ा, उनका नाम है P, Q एंड R। चलो ठीक है, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये वेवफ्रंट, प्राइमरी वेवफ्रंट 10 सेकेंड के बाद अब वो कहां होगा। मैं ये जानना चाहता हूं ये प्राइमरी वेवफ्रंट 10 सेकेंड के बाद कहां होगा। तो तुम ये जानना चाहते हो कि ये प्राइमरी वेवफ्रंट 10 सेकेंड के बाद कहां होगा, तो उसके लिए तुम फोकस करो आप इन छोटे से पॉइंट्स पर। बोले क्यों, उस पर क्यों, देखो तो जरा, हम ये मान के चलते हैं कि ये जो है अपने आप को क्या मान के चलते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो फिर ये लोग क्या इमिट करेंगे, अपना सेकेंडरी वेवफ्रंट, है ना। तो मैं बोलूंगा, मान लो ये पॉइंट्स ने सोर्स ऑफ, ये पॉइंट P ने सोचा कि भैया मैं असल में क्या हूं, सोर्स ऑफ लाइट हूं, और मैं ये देखना चाहता हूं, या फिर ये क्या करता है, वेवफ्रंट जनरेट करता है। तो उसने क्या किया, एक स्फेरिकल वेवफ्रंट जनरेट किया।
तो आपको क्या करना है, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, आपको एक पर्टिकुलर रेडियस का सर्कल बनाना है। दूसरी बात ध्यान में रखना, जब ये पहला सर्कल बन जाए, वो जो तुम्हारा चॉब है ना, उसको कोई भी हल्का सा भी डिस्टर्बेंस नहीं करना, उसको मेंटेन रखना, क्योंकि बाकी के 2 सर्कल भी उसी रेडियस के बनाना है आपको। बाकी के 2 सर्कल भी उसी रेडियस के बनाना है। तो मैंने कहा कि देख, ये तीनों ने PQR तीनों ने क्या सोच के चला, भैया मच अपुनिच क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है, और अपन चारों तरफ क्या देंगे, है ना, सेकेंडरी वेवफ्रंट जनरेट करेंगे। तो ये इसने भी किया, अब उसी तरह ये भी करेगा। तो देखो, ये इसने किया, ये इसने किया, तो हर एक पॉइंट ने क्या मान के चला कि मैं क्या हूं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट हूं, और उसने चारों तरफ अपने सेकेंडरी वेवफ्रंट्स जनरेट किया। अब किसी किसी के वेवफ्रंट, जैसे मेरे ओवरलैप हुए, किसी किसी के ओवरलैप होंगे, किसी किसी के सिर्फ टच करेंगे, और किसी किसी के बिल्कुल टच भी नहीं करेंगे, अलग अलग होंगे। किसी किसी का गैप कम ज़्यादा भी हो सकता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ध्यान में रखना एक बात, कि तीनों का रेडियस सेम होना चाहिए। अब आगे क्या करेंगे आप, चॉब लेंगे आप, जैसे ही चॉब रहता है अपना, आपने ये 3 सर्कल बना लिए, अब यहां रखो इसको, और यहां तक लो, यहां से लेकर ये आखिरी के टेंजेंट तक, और फिर ये ऐसा टेंजेंट खींचो, बनाओ आप। तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से एक सर्कुलर आर्क जैसा बन जाता है। तो अब ये क्या है, ये प्राइमरी वेवफ्रंट की अगली पोजीशन है। मैंने जैसे टाइम 10 सेकंड लिया था एग्जांपल के लिए, तो 10 सेकंड के बाद की प्राइमरी पोजीशन वेवफ्रंट की अगली पोजीशन है। ये किसके मदद से पता चला अपने को, इन सेकेंडरी वेवफ्रंट की मदद से। मैंने कहा कि सेकेंडरी वेवफ्रंट 10 सेकंड में इतने इतना आगे बढ़ेंगे, तो प्राइमरी वेवफ्रंट भी 10 सेकंड में कितना आगे बढ़ेगा, ये आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, उसे पता चले। आप बोलेंगे सर ये ठीक है, नई पोजीशन है P डैश Q डैश R डैश, सर इसका क्या, इसको नहीं मान के चलेंगे क्या, नई पोजीशन नहीं मान के चल सकते। ये जो P डबल डैश है, Q डबल डैश है, R डबल डैश है, इसे मैं प्राइमरी वेवफ्रंट या जस्ट वेवफ्रंट नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता, ये भी तो टेंजेंट है, सेकेंडरी वेवफ्रंट पे ड्रॉ किए, क्योंकि लाइट हमेशा आगे बढ़ती है, पीछे की तरफ बढ़ती है लाइट नहीं। तो इसी लाइट हमेशा आगे बढ़ती है। अगर मैं टॉर्च लूंगा ऐसा, तो लाइट यूं आगे जाएगी, है ना, पीछे की तरफ ऐसा नहीं आती। दैट्स वाई इनको आप वेवफ्रंट मान के नहीं चल सकते। तो आपको हाइजेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट, इसको डायग्राम को ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना पड़ता है। नोट्स में पूरा डिटेल दिया हुआ है आपको कैसे करना है, जो मैंने अभी ऑलरेडी जब आपको थ्योरी में जो वर्ड्स में मैं बोला आपको, बस उसी को लिखना है। ऐसा ही एग्जैक्ट आता है हाइजेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेवफ्रंट। हाइजेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेवफ्रंट, ये तो और भी आसान है। इसमें क्या है, आप इमेजिन करो कि आपके पास एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, उससे बहुत ज़्यादा दूर आ गया, बहुत ज़्यादा दूर आ गए। बहुत ज़्यादा दूर आने के बाद आपको जो वेवफ्रंट मिल रहा है वो क्या है, प्लेन वेवफ्रंट है। मैं जानना चाहता हूं टाइम t के बाद या टाइम 10 सेकंड के बाद अब ये प्लेन वेवफ्रंट कहां होगा। तो बोले अगर तुम ये जानना चाहते हो कि ये प्लेन वेवफ्रंट कहां होगा, तो उसके लिए आप फोकस करिए, ध्यान दीजिए इसके पॉइंट्स पर। तो ये एक पॉइंट है, पॉइंट P, ये दूसरा पॉइंट है पॉइंट Q, ये तीसरा पॉइंट है पॉइंट R। तो प्लेन वेवफ्रंट के हर एक पॉइंट अपने आप को क्या मान के चलेंगे, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। और अगर ये अपने आप को सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट मान के चलेंगे तो ये क्या करेंगे, जनरेट सेकेंडरी वेवफ्रंट। तो अब मैं देखता हूं कि भैया ये बन गया, इसने पैदा किया यहाँ पर सेकेंडरी वेवफ्रंट, इसने भी जनरेट किया सेकेंडरी वेवफ्रंट, इसने भी जनरेट किया सेकेंडरी वेवफ्रंट। याद रखना जब भी ये आपको ऑडी के 3 छल्ले बना रहे हैं, 4 रहते हैं ना उसमें, जो भी है, तो जब आप ये रिंग्स बनाएंगे तो सबका रेडियस सेम होना चाहिए, गलती से भी अलग अलग रेडियस मत रखना। और फिर उसके बाद मैं बोलूंगा ये क्या है,
तो बोले ये सबके सब सेकेंडरी वेव फ्रंट है। टाइम टी में इन्होंने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सी टी सी टी सी टी। बोले सी टी क्या है? अरे सी बोले तो स्पीड ऑफ लाइट, टी बोले तो टाइम। स्पीड इनटू टाइम क्या होता? डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब अगर मैं इसको टेंजेंट बनाता हूं, अगर मैं इसे टेंजेंट बनाता हूं तो ये मुझे क्या देगा? ये मुझे बताएगा कि जो प्राइमरी वेव फ्रंट है टाइम टी के बाद वो कहां से कहां आया है। तो मैं बोलूंगा पॉइंट पी क्यू आर से वो कहां आ गया है? पी डैश, क्यू डैश और आर डैश। कोई मुझसे बोलेगा सर अगर मैं पीछे की तरफ टेंजेंट बनाऊं, पी डबल डैश, क्यू डबल डैश, आर डबल डैश, ये भी तो वही हुआ। मैं बोलूंगा नहीं, ये वो नहीं है। पी डबल डैश, क्यू डबल डैश, आर डबल डैश ये वेव फ्रंट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइट हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है, पीछे की तरफ नहीं। तो उसे आप वेव फ्रंट की तरह कंसिडर नहीं करिए। आई बात समझे? तो अभी आप अगर रिकॉल करो, अभी अपन ने क्या देखे? इंट्रोडक्शन देखे अपन ने, फिर उसके बाद बताया कि किस तरह से कॉन्सेप्ट लड़ाई चल रही थी। पहले बोला लाइट पार्टिकल है, फिर बोला वेव, फिर से बोला गया वेव, फिर बोला गया पार्टिकल। मगर अपन क्या मान के चल रहे हैं? लाइट को वेव। हम प्राइमरी दो कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं, एक हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट और मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ लाइट। मगर मैं अभी इसमें तो हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट पे फोकस कर रहा हूँ। फिर हमने देखा हाइजेंस का प्रिंसिपल क्या था, वो कैसे मानते थे कि लाइट कैसे आगे बढ़ता है ना, उसमें हाइजेंस प्रिंसिपल में पढ़े। हाइजेंस प्रिंसिपल्स को समझने के लिए अपन ने वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल का कॉन्सेप्ट स्टडी किया है ना। फिर उसके बाद हाइजेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड हाइजेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, ये हमारा हुआ। तो ये हमारा पहले दो टॉपिक्स हुए। अभी हम जा रहे हैं तीसरे टॉपिक पे, मगर ये पहला दो टॉपिक हुआ। आया समझ में आपको? अभी तक आपने नोटिस किया होगा ये सब थ्योरेटिकल है, कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं आया। इसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके हिसाब से करना है। ठीक है, आप ये डायग्राम बना लो जब तक कि मैं पानी पी लेता हूँ।